नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती जानकी अधिकारी आज आप लोगों को समाजी विज्ञान में कक्षा 9 का अर्थशास्त्र विषय का पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती विषय पढ़ाऊंगी। निर्धनता स्वतंत्र भारत के सामने सबसे कठिन चुनौती है। हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास गांव के भूमिहीन श्रमिकों या शहरों में झुग्गियों में रहने वाले लोग, निर्माण स्थलों में काम करने वाले लोग, ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक, चिथड़ों में बच्चों को उठाए भिखारी आदि लोगों को देखते हैं जो कि निर्धन हैं। भारत में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, जिसका अर्थ है कि भारत में 26 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। भारत में विश्व के सबसे अधिक निर्धन लोग हैं। भारत में निर्धनता का प्रतिशत 26.1% है। निर्धनता के मुख्य मुद्दे क्या हैं, अब मैं इस पर बात करूंगी। सबसे पहले तो है भूमिहीनता। जो निर्धन होते हैं उनके पास अपनी भूमि का अभाव होता है, जिससे वे श्रमिक के रूप में अन्य की खेतों में या अन्य जगह कार्य करते हैं। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। जो निर्धन लोग होते हैं उनके पास रोजगार नहीं होता है। अगर रोजगार होता भी है तो वह उन्हें रोज मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तीसरा है परिवार का आकार। जो गरीब लोग होते हैं उनका परिवार अधिकतर बड़ा होता है और जिसके कारण उनमें गरीबी होती है। चौथा है निरक्षरता। अब बड़े परिवार का भरण पोषण करना ही इतना मुश्किल होता है तो उनको साक्षर करने के लिए विद्यालय भेजना मुश्किल होता है। गरीब परिवार के बड़े बच्चे जो हैं वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए घर में ही रहते हैं। पांचवा मुद्दा है खराब स्वास्थ्य और कुपोषण। जो गरीब लोग होते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है क्योंकि उनको खाने के लिए संतुलित आहार नहीं मिलता है। ज़्यादातर लोग कुपोषण के शिकार होते हैं। छठा है बाल श्रम। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से भी मजदूरी का कार्य कराया जाता है। और सातवां है असहायता, मतलब इनको कहीं से भी सहायता प्राप्त नहीं होती है। बच्चों, ग्रामीण और शहरी निर्धनता के अनेक आयाम हैं। वे दर्शाते हैं जिन निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना, बच्चों को स्कूल न भेज पाना, बीमार का इलाज न करा पाना, स्वच्छ जल और सफाई की असुविधा होना, बेरोजगारी होना, असहायता की स्थिति होना और असहायता की स्थिति के कारण शालीनता का अभाव होना। इसलिए महात्मा गांधी जी ने हमेशा इसी बात पर बल दिया था कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धनतम व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। बच्चों, अब मैं आप लोगों को सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है इसके विषय में पढ़ाऊंगी। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता अनेक सूचकों के द्वारा पता लगाई जाती है, जैसे आय और उपभोग, निरक्षरता, कुपोषण के कारण और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होना, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता और सामाजिक अपवर्जन का सामना करना। अब बच्चों, इसमें सामाजिक अपवर्जन क्या है इसके बारे में मैं बताती हूँ। निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित यानी कि अलग रह करके केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। इसी को सामाजिक अपवर्जन कहा जाता है। बच्चों, अब मैं आपको निर्धनता रेखा के बारे में बताती हूँ। निर्धनता के आकलन की सर्वमान्य विधि आय अथवा उपभोग का स्तर है। एक व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है जब उसकी आय या उपभोग का स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। सभी देशों और समय के अनुसार मूल आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। अतः काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में कार रखना एक विलासिता की निशानी है।
भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश और शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अब ये दोनों में अंतर इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग शारीरिक श्रम का कार्य करते हैं, अतः उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। निर्धनता रेखा का आकलन हर 5 वर्ष में प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म NSSO है के द्वारा कराए जाते हैं। विकासशील देशों के बीच तुलना के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के भारत में असुरक्षित समूह जैसे अनुसूचित जाति, नगरीय, अनियमित मजदूर, ग्रामीण खेतीहर मजदूर, अनुसूचित जातियां और निर्धनता सभी में एक समान नहीं है। इसके साथ ही भारत में अंतर्राज्यीय असमानता भी है। प्रत्येक राज्य में निर्धनता का अनुपात अलग अलग है। भारत में अनेक विभिन्न राज्यों में निर्धनता का स्तर अलग अलग है। जैसे कि आप आरेख में देख रहे हैं, इसमें एक ओर आपको प्रतिशत दिखाया गया है निर्धनता का और दूसरी ओर हमारे राज्यों के नाम हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उड़ीसा में 47.2, बिहार में 42.6, मध्य प्रदेश में 37.4 और असम में 36.1 तथा इसी प्रकार से अन्य राज्यों को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में लास्ट में देखें 3.5% है। तो इस प्रकार से इस आरेख से भी पता चलता है कि विभिन्न राज्यों में निर्धनता का स्तर अलग अलग है। तो बच्चों, अब हम भारत में निर्धनता के कारणों के विषय में पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भांति ही भारत की अर्थव्यवस्था गरीबी के दुष्चक्र में फंसी है। यानी कि जो एक बार गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें निम्नलिखित बातें देखी जा सकती हैं। नंबर 1, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का न्यूनतम स्तर है। तो जब भारत में राष्ट्रीय आय कम है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय यानी कि लोगों की आय कम है, तो यहाँ पर निर्धनता है। नंबर 2, विकास की धीमी दर। निर्धनता होने के कारण यहाँ पर विकास की दर भी धीमी है क्योंकि पूंजी का अभाव है। नंबर 3 है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। हमारे भारत में जो जनसंख्या है उसमें साक्षरता की कमी है, जिससे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और भारत और अधिक निर्धन होते जा रहा है। चौथा है मूल्यों में वृद्धि। तो विकास की कमी के कारण यहाँ पर सभी वस्तुओं की मूल्य बढ़ रहे हैं, जिसके कारण भारत विकास नहीं कर पा रहा है। लोगों के पास खरीदने के लिए इतने रुपये नहीं होते हैं, जिससे भारत गरीब है। 5वां है बेरोजगारी की व्यापकता। भारत में बेरोजगारी होने के कारण लोगों के पास पूंजी की कमी है, जिससे कि वे अपने परिवार का भरण पोषण सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं और अशिक्षा की व्यापकता होती है। नंबर 6 है पूंजी व उद्यम क्षमता की कमी। अगर बेरोजगारी होगी तो लोगों के पास पूंजी की भी कमी होगी, यानी कि धन का अभाव होगा। धन के अभाव के कारण वह किसी उद्यम को करने के लिए जो सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, यानी कि साहस की आवश्यकता है, वह भी नहीं दिखा पाएगा। फिर 7वां है आधारित संरचना का अभाव। जैसे कि भारत में ऊर्जा, परिवहन, संचार, शिक्षा, चिकित्सा व आवास की सुविधाएं बहुत बुरी दशा में हैं, जो विकास के लिए मुख्य आधार हैं। 8वां पॉइंट है भारत में सामाजिक संस्थाओं की
संस्थाओं की रीति रिवाज तथा रूढ़ियाँ। भारत में पुरातन सामाजिक संस्थाएं जैसे कि जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, उत्तराधिकार के नियम आदि जो हैं बने हुए हैं। और भारत में इतनी रूढ़ियाँ हैं और परंपराएं हैं जिससे कि भारत का तीव्र आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। नंबर 9 है भारत में धन का वितरण असमान होना। भारत में निर्धनता इस कारण भी बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे धनवानों के पास बहुत अधिक धन है और निर्धनों के पास धन की कमी है, और जिससे निर्धनता की व्यापकता और गहनता को भी बढ़ावा मिलता है। भारत में निर्धनता को दूर करने के उपाय। बच्चों, अब मैं भारत में निर्धनता को दूर करने के उपाय के बारे में बताऊंगी। भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए विकास की गति को तेज करा जाए, आय और धन के असमान वितरण को कम किया जाए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए, कीमतों को स्थिर रखा जाए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं, उत्पादन तकनीकी में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया जाए, स्वरोजगार के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएं। बच्चों, अब मैं भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं इनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहला है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से संगठित करके बैंक ऋण और सरकारी उपदान के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा के ऊपर लाना है। दूसरा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यह 25 सितंबर 2001 में शुरू की गई। इस योजना में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना को मिला दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक दशाओं में सुधार करना, आधारिक संरचना का विकास करना है। तीसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यह योजना 2004 में आरंभ की गई। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनाएं आती हैं। चौथा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। यह योजना 1 दिसंबर 1997 को लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यह 1993 में आरंभ की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। छठा है काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को देश के 150 सबसे ज़्यादा पिछड़े जिलों में इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया कि पूरक वेतन रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः जल संरक्षण, सूखे से सुरक्षा, भूमि विकास संबंधी कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं और मजदूरी की न्यूनतम 25% राशि का भुगतान नगद रूप में किया जाता है। शेष मजदूरी अनाज के रूप में दी जाती है। सातवां है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह योजना 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले में लागू की गई। यह योजना के अंतर्गत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन के लिए अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। तो 33% लाभभोगी महिलाएं भी होंगी इसमें, और पंजीकरण से 15 दिन तक काम न मिलने पर निर्धारित दर से बेरोजगारी स्तर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज निर्धनता के बारे में पढ़ा और
निश्चित रूप से भारत में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हुई है, उनका पोषण का स्तर बढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी निर्धनता को दूर करने के लिए बहुत से उपाय करने हैं और जिन्हें आगे सरकार करेगी, उसके लिए उचित कदम उठाएगी। बच्चों, आशा की जाती है कि अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यकता आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लिए लक्ष्य होंगे। अभी हमने बहुत बड़े काम करने हैं। धन्यवाद।